नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके सेकंड चैप्टर मात्रक एवं मापन का एक टॉपिक लेकर चलेंगे। देखिए विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लंबाई का मापन, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। हम इस वीडियो में देखेंगे कि लंबाई का जो मापन है वो किस तरीके से करते हैं, कौन से मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। हम ये जानते हैं कि जो लंबाई है वो एक मूल भौतिक राशि है। हमने 7 मूल भौतिक राशियां पढ़ी हैं, उनमें से एक मूल भौतिक राशि है लंबाई, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। मूल भौतिक राशि का जो मात्रक है वो मूल मात्रक और वो मीटर होता है। मीटर के अलावा हम अति सूक्ष्म दूरियों का मापन करते हैं, तो कौन से मात्रकों का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा जब वृहद दूरियों का, जब बड़ी दूरियां हैं उनका मापन करते हैं, तब कौन से मात्रकों का प्रयोग करते हैं वो अब यहां पर हम देख लेते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो लंबाई है वो क्या है, एक मूल भौतिक राशि है। लंबाई क्या है? लंबाई एक मूल भौतिक राशि है। लंबाई एक मूल भौतिक राशि है। कैसी राशि है? मूल भौतिक राशि है, जिसका मूल मात्रक क्या होता है? मूल मात्रक मीटर होता है। मूल मात्रक मीटर, जिसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं, जिसका प्रतीक चिन्ह स्मॉल एम होता है। यह हमने पहले भी देख लिया था, अब यहां पर भी आप समझ लेंगे। अब देखिए, हम मीटर के अलावा अन्य कौन से मात्रकों का हम प्रयोग करते हैं लंबाई का मापन करने के लिए। देखिए अन्य मात्रक यहां पर देख लीजिए, अन्य मात्रकों का हम प्रयोग करते हैं तो कौन कौन से मात्रकों का प्रयोग करते हैं। देखो, एक मात्रक है हमारे पास में डेसीमीटर। डेसीमीटर का मतलब क्या होता है? एक जो डेसीमीटर है वो हमारे पास में होता है 10 की घात -1 मीटर के। फिर देखिए मैं यहां पर ले रहा हूं एक सेंटीमीटर, जिसे हम cm से पुट करते हैं, और हम ये जानते हैं 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 की घात -2 मीटर होते हैं। हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि जो 1 मीटर है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। एक ही बात है, यहां से 1 सेंटीमीटर बराबर आ जाएगा 1/100 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर आ गया 10 की घात -2 मीटर। 1 मिलीमीटर इसे हम mm से प्रदर्शित करते हैं, 10 की घात -3 मीटर के तुल्य होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर में 10 की घात 3 मिलीमीटर होते हैं। 10 की घात 3 मिलीमीटर का मतलब हो गया 1000 मिलीमीटर होंगे। फिर उसके पश्चात हम चलते हैं माइक्रोमीटर। देखिए, माइक्रो को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। देख लीजिए प्रतीक चिन्ह कैसा है, इस तरीके से इसका प्रतीक चिन्ह होता है। यह है माइक्रोमीटर, और एक जो माइक्रोमीटर है वो 10 की घात -6 मीटर के बराबर होता है। फिर हम अगले इसके मात्रक की ओर बढ़ते हैं, नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब होता है nm से प्रदर्शित करेंगे 10 की घात -9 मीटर, 10 की घात -9 मीटर। इसके अलावा हम यूज में लेते हैं पिकोमीटर। पिकोमीटर को हम pm से प्रदर्शित करेंगे, 10 की घात -12 मीटर होता है। कुछ अन्य मात्रक जो हम यूज में लेते हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक फर्मी, जो कि आणविक या नाभिकीय दूरियों का मापन फर्मी में किया जाता है, फर्मी को हम Fm से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है 10 की घात -15 मीटर के बराबर, 10 की घात
15 मीटर के तुल्य होता है। कुछ दूरियां जो कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के मापन के लिए हम यूज में लेते हैं, जिन्हें हम एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। एंगस्ट्रॉम, तो देखिए एक जो एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम को एक के ऊपर 0 लगाकर रिप्रेजेंट करेंगे, 10 की घात -10 मीटर के तुल्य होती है। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होगी? 10 की घात -10 मीटर की इक्वल होती है। तो ये तो हमने 1 मीटर से जो छोटी दूरियां हैं उसके मापन के लिए बताया कौन से मात्रकों का प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात आप देखिए डेकामीटर, डेकामीटर का मतलब है 10 मीटर। फिर हम बात करते हैं किलोमीटर। बड़ी दूरियों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? किलोमीटर। किलो का मतलब होता है 10 की घात 3, 10 की घात 3 होता है। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 10 की घात 3 मीटर। क्लियर? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए ये तो मैंने जो सारी की सारी दूरियां हैं वो दूरी मीटर में ही है, बट वो छोटे पार्ट्स में हमने उनको विभाजित कर दिया है। क्लियर? हम दूसरी मात्रकों की जो पद्धतियां हैं FPS, उनके अंदर हम यदि मात्रकों को ले जाएं तो किसके तुल्य होगा? FPS के अंदर जो लंबाई है उसको हम पिठ में मापते हैं। किस में मापते हैं? पिठ में। तो अब देखिए इसको मैं एक रिलेशन, इनके जो रिलेशन है आपस में आप लोगों के सामने रख रहा हूं, आप ध्यान में रखेंगे, दैनिक जीवन में यूज में भी आते हैं। तो ध्यान देंगे, एक पिठ, एक जो पिठ है उसमें 12 इंच होते हैं। एक पिठ में कितने इंच होते हैं? 12 इंच। क्लियर? और एक जो इंच होता है, एक इंच, इसमें 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। 2.54 सेंटीमीटर। तो यहां से आप देखेंगे कि जो एक पिठ है उसमें 12 इंच और 12 को आप 2.54 से गुणा कर देंगे तो 30.48 आ जाएगा। तो एक पिठ के अंदर 12 इंच या 30.48 सेंटीमीटर होता है। क्लियर? एक इंच को हमने सेंटीमीटर में प्रदर्शित कर ही दिया है, यह समझ में आ जाना चाहिए। फिर हम बात करते हैं गज की। गज, देखो एक गज के अंदर 3 पिठ होते हैं। एक गज के अंदर कितने पिठ होते हैं? 3 पिठ होते हैं। और एक पिठ में यदि इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो पिठ का मतलब है 30.48 सेंटीमीटर। तो यहां पर इसको 3 से गुणा कर दीजिए। इसको जब 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक पिठ में इतने सेंटीमीटर हैं, तो यहां से 3 इंटू एक पिठ का मतलब होगा 30.48। तो 3 को जब 30.48 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ गया 91.44 सेंटीमीटर। तो ये 1 मीटर से थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि 1 मीटर के अंदर क्या होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। गज में क्या होगा? 91.44 सेंटीमीटर ही होंगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं मील। मील भी दूरियों का मापन करने के लिए यूज में लेते हैं, या गति का मापन करने के लिए हम, जैसे वायु की गति है, तूफानों की गति फाइंड आउट करने के लिए हम मील में उनके मात्रकों का प्रयोग करते हैं। देखिए मील क्या होता है? एक जो मील है वो 1728 गज के बराबर होता है। किसके बराबर होगा? 1728 गज। और एक गज के अंदर इतने सेंटीमीटर होते हैं। यहां पर सेंटीमीटर में यदि आप पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये लगभग 1609 मीटर आएगा। 1609 मीटर। तो एक मील के अंदर 1609 मीटर होता है, 1728 गज होता है। एक गज के अंदर 3 फीट होते हैं और एक फीट में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये कुछ हम अलग अलग पद्धतियों की जो मात्रक हैं उनमें आपस में रिलेशन आप लोगों के सामने रखा। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। ये मैंने वृत्त दूरी का मापन करने के लिए किलोमीटर का एक रिलेशन आप लोगों को बता दिया है। ये बहुत अधिक दूरियां हैं, या जैसे खगोलीय पिंड है उनके मध्य की दूरियों का मापन करने के लिए हम क्या करेंगे? नए मात्रकों का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लेते हैं खगोलीय मात्रक, प्रकाश वर्ष और पारसेक। इन तीनों की डेफिनेशन हम अब आपको बता देते हैं। एक बार इन सबको हटा देते हैं। फिर पारसेक, प्रकाश वर्ष और खगोलीय मात्रक, तीनों की डेफिनेशन देख लेते हैं।
देखिए वृद्ध दूरियों का मापन यदि हम करें तो कुछ नए मात्रकों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट, AU से प्रदर्शित करते हैं। किसे कहा जाता है? डेफिनेशन देखिए खगोलीय मात्रक की, इसको हम AU से प्रदर्शित करते हैं। किससे लिखा जाता है? AU से। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य की जो औसत दूरी है इसको हम खगोलीय मात्रक कहते हैं। हालांकि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, तो उसकी जो डिस्टेंस है वो कम या ज्यादा होती रहती है, बट जो औसत दूरी है उसी को हम क्या कहते हैं? खगोलीय मात्रक कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन तो क्या है? पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य की औसत दूरी, पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी खगोलीय मात्रक कहलाती है। क्या कहलाएगी? खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट कहलाती है। क्लियर? समझ आ जाना चाहिए। अब देखिए पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य की जो औसत दूरी है वो किसके बराबर होती है? एक खगोलीय जो मात्रक है वो किसके बराबर होगा? एक खगोलीय मात्रक मतलब एक AU, ये बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के। ये है खगोलीय मात्रक का मान। और देखिए ये वाली जो डिस्टेंस है कैसे निकाली, ये हम आपको एक विधि बताएंगे, और उस विधि के जरिए हम पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य की औसत दूरी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम अगली जो डेफिनेशन है ये तो हमने दे दी है एक खगोलीय मात्रक की। अगली जो राशि है, अगला जो मात्रक है वो हमारे पास में है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, इसको हम LY से प्रदर्शित करेंगे। किससे लिखा जाएगा? LY से इसको प्रदर्शित किया जाएगा। देखिए किसके तुल्य होती है कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है इसका इसकी जो वेलोसिटी होती है वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, और इसके द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी तय की जाती है उस दूरी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहा जाता है, लाइट ईयर। वैसे नाम से तो ऐसे लग रहा है जैसे ये कोई समय का मात्रक हो, बट ये समय का मात्रक नहीं है, बल्कि किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? कंपटीशन एग्जाम में जब ऑप्शन देते हैं तो भाई दूरी का मात्रक इनमें से कौन सा है, तो प्रकाश वर्ष हम समय का मात्रक समझकर छोड़ देते हैं, जबकि ये किसका मात्रक है? ये दूरी का मात्रक है। क्लियर? और इसकी डेफिनेशन क्या है? प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश के द्वारा एक साल में जो तय की गई दूरी है इसको हम क्या कहेंगे? प्रकाश वर्ष कहेंगे। क्लियर? अब देखिए दूरी बराबर हम क्या पुट कर सकते हैं? दूरी बराबर हम जानते हैं चाल इंटू में समय। तो देखिए यहां पर जो दूरी है वो तो है प्रकाश वर्ष। दूरी तो किसके बराबर है? प्रकाश वर्ष के बराबर है, लाइट ईयर के इक्वल है। तो यहां पर चाल तो प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और समय हम कितना लेंगे? एक साल। एक साल में जो तय की गई दूरी है वही क्या होती है? प्रकाश वर्ष के इक्वल होती है। तो चाल तो हमारे पास में 3×10⁸, और समय कितना? एक वर्ष। एक वर्ष को हम सेकंडों में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए पहले तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं,
और एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में एक प्रकाश वर्ष के इक्वल दूरी आ जाएगी। एक प्रकाश वर्ष मतलब एक लाइट ईयर बराबर, देखिए यहाँ से इन सब की जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर हमें प्राप्त हो जाएगा। ये हमें प्राप्त हो चुका है, ये मिल चुका है। क्लियर? ये समझ में आ जाना चाहिए कि एक प्रकाश वर्ष, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है जो कि किसके तुल्य होती है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के इक्वल होती है। समझ आ गया? अगले जो वृद्ध दूरी का मापन करने के लिए हम मात्रक का प्रयोग करते हैं वो है पारसेक। देखिए पारसेक, पारसेक की डेफिनेशन क्या है कि यदि हम एक खगोलीय मात्रक वाले चाप के द्वारा हम एक यहां पर लेंगे, एक खगोलीय मात्रक वाला चाप है हमारे पास में और किसी बिंदु पर जो अंतरित कोण है वो यदि 1 आर्क सेकंड है तो उसकी जो त्रिज्या है वो 1 पारसेक के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी? 1 पारसेक के इक्वल होगी। तो देखिए एक बार समझा देता हूं मैं आप लोगों को। ये हमारे पास में एक वृत्तखंड है और इस वृत्तखंड के अंदर यहां पर जो एंगल बन रहा है वो 1 आर्क सेकंड बन रहा है। ये वाली जो डिस्टेंस है, दूरी, ये है पारसेक। किसके बराबर होगी? पारसेक के बराबर होगी। जब ये वाली डिस्टेंस किसके तुल्य हो? ये वाली डिस्टेंस 1 AU के तुल्य हो। जो चाप है वो किसके बराबर हो? कि एक वर्तीय खंड में यदि चाप एक खगोलीय मात्रक के बराबर हो और कोण का मान 1 सेकंड हो, 1 आर्क सेकंड हो, तो जो त्रिज्या है वो 1 पारसेक की इक्वल होगी। एक बार इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए कि एक खगोलीय मात्रक के द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण यदि 1 सेकंड है तो उस वृत्तखंड की त्रिज्या 1 पारसेक कहलाती है। यदि एक खगोलीय मात्रक जिसे हम क्या कह रहे हैं? AU, एक खगोलीय मात्रक चाप द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित, किसी बिंदु पर बनाया गया अंतरित कोण 1 सेकंड है। कितना है? 1 आर्क सेकंड। वैसे हमने आर्क सेकंड, आर्क मिनट इनको परिभाषित कर दिया है। अंतरित कोण किसके तुल्य हो? 1 आर्क सेकंड के इक्वल हो। 1 आर्क सेकंड हो तो वर्तीय खंड की त्रिज्या क्या कहलाएगी? 1 पारसेक कहलाती है। क्या कहलाएगी? 1 पारसेक कहलाती है। समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर? अब देखिए हम क्या जानते हैं, कोण बराबर हमारे पास में होता है चाप बट्टे में त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है? चाप बट्टे में त्रिज्या। यहां से हम क्या पुट कर दें? त्रिज्या बराबर आ जाएगा हमारे पास में चाप बट्टे में कोण। चाप बट्टे में कोण आ जाएगा। क्लियर? देखिए बोर्ड पर फोकस करेंगे। जब चाप का मान आप कितना ले लें? 1 AU ले लें। कोण का मान यदि आप 1 आर्क सेकंड ले लें, देन जो त्रिज्या है वो पारसेक के बराबर होगी। तो एक जो पारसेक है, बोर्ड पर फोकस करेंगे, एक जो पारसेक है किसके तुल्य होगा? चाप आप ले लीजिए 1 AU। चाप कितना ले लीजिए? 1 AU। और कोण ले लीजिए 1 आर्क सेकंड। 1 AU की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं, 1 सेकंड की वैल्यू यहां पर मैं पुट कर देता हूं।
देन हमें पार्सेक का जो मान है वो प्राप्त हो जाएगा। वैसे एक AU बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, और जो एक आर्क सेकंड होता है वो हमने आपको बताया 4.85 इंटू 10⁻⁻6 के इक्वल होता है। तो जब आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो एक पार्सेक की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो देखिए मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, एक आर्क सेकंड होता 4.85 इंटू 10⁻⁻6 के इक्वल। जब यहाँ से आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें एक पार्सेक की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, जो कि 3.08 गुणा इसकी घात 16 मीटर प्राप्त होती है। 3.08 गुणा 10 की घात 16 मीटर प्राप्त होती है। तो ये कुछ वृद्ध दूरियों के मापन के लिए हमने मात्रक आप लोगों के सामने रखे, और मुझे उम्मीद है ये तीनों ही जो मात्रक है वो आपको समझ में आ गए। अब हम बात करेंगे कुछ वृद्ध दूरियों का मापन कौन सी विधि के द्वारा। जैसे हमने यहाँ पर बात की पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य की जो औसत दूरी है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होती है, बट ये आई कहाँ से, कैसे आपने फाइंड आउट किया, इसको हम मीटर पैमाने की सहायता से नहीं ज्ञात कर सकते, कि कोई फीता लेकर इसको नहीं माप सकते कि भाई ये तो सूर्य है और ये पृथ्वी है, फीता लेकर माप लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फीता लेकर नहीं माप सकते तो इनको हम कैसे मापेंगे, इनका मापन कैसे किया जाएगा। तो इनका मापन करने के लिए हम कुछ ऐसी विधियों का प्रयोग करते हैं जो पृथ्वी पर ही उन विधियों का प्रयोग करके सूर्य या खगोलीय पिंडों की डिस्टेंस हम वहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, उनके व्यास ज्ञात कर सकते हैं, त्रिज्याएं वहाँ से यहाँ बैठे बैठे ही ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए अब हम उन विधियों का प्रयोग करेंगे। देखिए वृद्ध दूरियों का मापन बड़ी दूरियों का मापन कैसे करते हैं। जैसे पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी कितनी है, वो अभी हमने बताई कि एक खगोलीय मात्रक के बराबर है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होती है। हम पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन सी विधियों का हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए हम मीटर पैमाने की सहायता से या फीते की सहायता से नहीं माप सकते हैं। लंबी दूरियों का, वृद्ध दूरियों का मापन करने के लिए एक विधि का प्रयोग किया जाता है जिसे हम लंबन विधि कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, लंबन विधि कहा जाता है। लंबन विधि क्या है, लंबन विधि का मतलब समझेंगे। देखिए आपने अपने दैनिक जीवन में कई बार ऐसा देखा होगा कि यदि हमें किसी वस्तु को अपनी एक आंख को बंद करके देखें, जैसे हमने एक आंख बंद कर ली और किसी वस्तु के ऊपर हमने फोकस कर लिया, हमने एक आंख बंद करके किसी वस्तु को देख रहे हैं, हमने एक आंख बंद कर ली फिर उस वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है। फिर हम इस आंख को तो खोल देते हैं, फिर दूसरी आंख को बंद कर लेते हैं, एक बार इससे देखा एक बार इससे देखा, तो हमें जो वस्तु है उसकी स्थिति में परिवर्तन नजर आता है। देखिए एक बार मेरी बात को समझना, आपने ऐसा अपने दैनिक जीवन में किया होगा कि यदि हम एक आंख को बंद करके दूसरी आंख से किसी वस्तु को देख रहे हैं, फिर इस आंख को हम बंद कर देते हैं, जो इसको बंद कर रखा था उसको खोल देते हैं, तो हमें वस्तु की दो स्थितियां, अलग अलग स्थितियां नजर आएगी। यदि ऐसा होता है तो हम इसे कहते हैं लंबन। और जो प्रेक्षक होता है कि एक ही वस्तु को देखी जा रही है बट अलग अलग यदि प्रेक्षक होता है, देखो एक यहाँ पर हमारी दोनों आंखें प्रेक्षक है, इस आंख से देखेंगे तो अलग जगह नजर आएगी, इस आंख से देखेंगे तो अलग जगह नजर आएगी, तो उनको हम कहते हैं प्रेक्षक के मध्य की जो दूरी होती है उसको आधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधार कहा जाता है। देखिए एक सिंपल से फॉर्मूले के जरिए हम लंबन विधि को समझ सकते हैं और किसी खगोलीय पिंड की दूरी या उसका व्यास ज्ञात कर सकते हैं। पहले हम आपको बता दें लंबन विधि का प्रयोग करते हुए कैसे हम किसी खगोलीय पिंड की दूरी ज्ञात करना, पृथ्वी से किसी खगोलीय पिंड की दूरी ज्ञात करना। किसी खगोलीय पिंड, हो सकता है वो कोई ग्रह हो, उपग्रह हो,
दूरी ज्ञात करना। बोर्ड पर फोकस करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे? ये जैसे हमारे पास में है कोई खगोलीय पिंड, ये क्या है? खगोलीय पिंड, जो कि इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, और इससे खगोलीय पिंड की पृथ्वी से कितनी दूरी है, इसको हम ज्ञात करना चाहते हैं। ये हमारी पृथ्वी है और इससे पृथ्वी के ऊपर ये है दो बिंदु A और B, और यहाँ से इस खगोलीय पिंड की जो दूरी है कैपिटल D, ये हमें ज्ञात करनी है। कैपिटल D क्या है? पृथ्वी से खगोलीय पिंड की दूरी, जो कि हमें ज्ञात करनी है। देखिए हम क्या करते हैं, इस खगोलीय पिंड को दो स्थितियों से देखते हैं। पृथ्वी पर खड़े हैं हम, आकाश में खगोलीय पिंड मौजूद है, तो पहले ए स्थिति से देखेंगे, ठीक है। फिर हम चलकर वहां से दूसरी स्थिति में चले जाएंगे, बी स्थिति पर चले गए तो वहां से उसको देखेंगे। दोनों स्थितियों से हमें खगोलीय पिंड को देखना है। तो देखिए दोनों स्थितियों के मध्य की दूरी आपको ज्ञात कर लेनी है। दोनों स्थितियों के मध्य की जो डिस्टेंस है वो आपको ज्ञात कर लेनी है। मैंने यहां पर उस दूरी को b ले लिया, और देखिए दोनों स्थितियों से जो खगोलीय पिंड है उनके द्वारा बनाए गए जो कोण है वो एंगल में ले लेता हूं यहां पर थीटा। देखिए समझिए कि हमने एक डायग्राम बनाया है, ये खगोलीय पिंड है, ये पृथ्वी के ऊपर दो स्थितियां हैं A और B। पहले हम देख रहे हैं, देखने वालों की स्थिति है, हम A बिंदु से देख रहे हैं, फिर B बिंदु से देख रहे हैं। ऐसे देखो चाहे B से देखो, खगोलीय पिंड की डिस्टेंस तो कैपिटल D रहनी है। दोनों स्थितियों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल b है, और दोनों स्थितियों से इस खगोलीय पिंड पर बना जो एंगल है वो है थीटा। कितना कोण बन रहा है? थीटा बन रहा है। अब देखिए यहां से हम कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर होता है चाप बट्टे में त्रिज्या, चाप बट्टे में त्रिज्या। तो कोण यहां पर है थीटा, चाप यहां पर है A से B तक, और त्रिज्या है कैपिटल D, जो कि हमें ज्ञात करनी है। तो AB अपॉन में थीटा आ गया। AB यहां पर कितना है? स्मॉल b, तो B बट्टे में थीटा आ गया, B बट्टे में थीटा। अब देखो हम पृथ्वी से इस खगोलीय पिंड की डिस्टेंस कैपिटल D ज्ञात कर लेंगे जब यदि हमें दोनों बिंदुओं के बीच की, जो हम प्रेक्षित कर रहे हैं पिंड को, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस यदि हमें पता हो, मतलब A और B के बीच की डिस्टेंस B पता हो और ये एंगल थीटा पता हो। अब देखो थीटा कैसे ज्ञात करेंगे? थीटा तो यहां जाकर तो कैसे मापेंगे? तो थीटा को भी पृथ्वी से ही मापा जाएगा। ऊर्ध्वाधर के साथ में जो दोनों स्थितियां हैं वहां से एंगल देख लेंगे, ये वाला एंगल देख लेंगे, ऊर्ध्वाधर के साथ में इस स्थिति का एंगल θ1, ऊर्ध्वाधर के साथ में इस स्थिति का एंगल θ2, तो θ1 प्लस में θ2 वाला ये एंगल हो जाएगा। ये θ1 तो ये θ1 हो गया, ये θ2 तो ये θ2 हो गया। θ1 प्लस θ2 क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम थीटा ज्ञात कर लेते हैं। B यहां पर दोनों बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस है ही, तो ये हमारे पास में आ गई है खगोलीय पिंड की दूरी। क्या आ चुकी है? खगोलीय पिंड की दूरी प्राप्त हो चुकी है। क्लियर? लंबन विधि यही है। लंबन विधि में एक्चुअल में क्या है, अलग अलग स्थितियों पर जो वस्तु है उसके द्वारा बनाया गया कोण है वो भिन्न भिन्न होता है। इस वजह से कोण बराबर चाप बट्टे में त्रिज्या वाले फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हम दूर स्थित पिंड की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। खगोलीय पिंड का हम व्यास भी ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि का प्रयोग करते हुए क्या ज्ञात कर लेंगे? खगोलीय पिंड का व्यास ज्ञात करना। पिंड का व्यास ज्ञात करना। कैसे व्यास ज्ञात किया जा सकता है ये देख लीजिए। अब की बार हमें खगोलीय पिंड इस प्रकार से दे रखा है और इसका जो व्यास है, व्यास की मैं दो स्थितियां ले लेता हूं A और B, और यही हमें यहां पर ज्ञात करनी है। ये हम खड़े हैं पृथ्वी पर। कहाँ मौजूद हैं हम? पृथ्वी पर, और पृथ्वी से पर यहां पर है ऑब्जर्वर, प्रेक्षित करने वाला। अब की बार हमें A से B तक की डिस्टेंस ज्ञात करनी है जो कि पिंड का व्यास है। पिंड का व्यास
जो पिंड का जो व्यास है इसको हम AB से लिख रहे हैं, जो कि स्मॉल d के इक्वल है और इसी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। हम ये वाली डिस्टेंस पहले मेथड से ज्ञात कर ही लेंगे। इस मेथड की सहायता से हम कैपिटल D फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेंगे? कैपिटल D। तो पिंड की दूरी हमें पता है, दूरी हमें पता है, केवल अब उसका हमें व्यास चाहिए। क्या चाहिए? व्यास। तो व्यास ज्ञात करने के लिए हम इसी प्रकार से एक डायग्राम बना रहे हैं कि ये तो हो गया इसका व्यास, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैपिटल D, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो भी कैपिटल D, और दोनों जो व्यास के बिंदु हैं वहाँ से पृथ्वी पर बना जो कोण है वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर अल्फा। कितना ले लिया हमने? अल्फा। इसमें भी हम कोण बराबर चाप बट्टे में त्रिज्या की सहायता से स्मॉल d का मान ज्ञात कर लेंगे। क्या जानते हैं हमें? कोण बराबर होता है चाप बट्टे में त्रिज्या। तो यहाँ पर कोण तो हमारे पास में है अल्फा, चाप हमारे पास में है d और त्रिज्या हमारे पास में है कैपिटल D। तो स्मॉल d बराबर आ गया अल्फा इंटू कैपिटल D, अल्फा इंटू कैपिटल D। तो पिंड का जो व्यास है वो पृथ्वी पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण, व्यास के द्वारा अंतरित कोण तथा पृथ्वी से पिंड की जो डिस्टेंस है उनके गुणन के बराबर होता है। ये जो एंगल है वो आपको सदैव रेडियन में लेना है। किस में लेना है? रेडियन में लेना है। तो ये थी लंबन विधि, और लंबन विधि के द्वारा हम किसी खगोलीय पिंड की डिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं, उसका व्यास ज्ञात कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। हम यहाँ पर बात करेंगे कि बड़ी दूरियों का मापन करने के लिए तो हम लंबन दूरी का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन यदि अति सूक्ष्म दूरियां यदि ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे? कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? कौन से उपकरणों का हम प्रयोग करेंगे? देखिए विद्यार्थियों, अति सूक्ष्म दूरियों का मापन कैसे करेंगे? जो दूरियां है, लंबाई है, उसका परिसर कहां से कहां तक है वो एक बार देख लीजिए कि जो लंबाई है इसका परिसर देखिए, लंबाई का परिसर, लंबाई का जो परिसर है वो होता है 10 की घात -15 मीटर से 10 की घात प्लस में 26 मीटर तक। 10 की घात -15 मीटर ये वाली जो डिस्टेंस है ये होती है, ये तो है ब्रह्मांड का फैलाव, ब्रह्मांड का फैलाव, ब्रह्मांड कितनी दूरी तक फैला हुआ है। तो 10 की घात 26 मीटर तक मान सकते हैं। क्लियर? और ये जो 10 की घात -15 मीटर है ये नाभिक का आकार या प्रोटॉन न्यूट्रॉन का आकार होता है। नाभिक का आकार कह सकते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का आकार भी इसी कोटि का होता है। क्लियर? तो जो दूरियां है उसका परिसर कहां से कम जो दूरी है वो नाभिक या प्रोटॉन की त्रिज्या होती है, 10 की घात -15 मीटर होती। ज्यादा से ज्यादा दूरी जो अनुमानित है 10 की घात 26 मीटर होती है। क्लियर? अब हम बात करते हैं सूक्ष्म दूरियों का मापन कैसे करेंगे। तो हमारे पास में कुछ प्रायोगिक उपकरण है, वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से हम 10 की घात -4 मीटर तक की दूरियों का मापन कर सकते हैं। 10 की घात -4 मीटर दूरियों का मापन कर सकते हैं, दूरियों का मापन किया जा सकता है। क्लियर? इसके पश्चात हम बात करें स्क्रू गेज की। ये कक्षा 11 में हम प्रायोगिक में पढ़ने वाले हैं। स्क्रू गेज से 10 की घात -5 मीटर की दूरियों का मापन हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद में देखिए सूक्ष्मदर्शी, जो सूक्ष्मदर्शी हमारे लैब में प्रयुक्त होते हैं, उन सूक्ष्मदर्शियों का प्रयोग करते हुए हम यहाँ पर लेंगे प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी या प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी। जो प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी होते हैं उनकी सहायता से हम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि की दूरियां ज्ञात कर सकते हैं। इनकी सहायता से 10 की घात -7 मीटर की दूरियों का मापन किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की।
तो जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है इसकी सहायता से भी हम अति सूक्ष्म दूरियों का मापन कर सकते हैं। इसकी सहायता से 1 एंगस्ट्रॉम तक की दूरियां हम माप सकते हैं। 10 की घात -10 मीटर की दूरी इससे मापी जा सकती है। तो ये हमने आप लोगों को बताए कुछ प्रायोगिक उपकरण जो कि आप कक्षा 11 में देखने वाले हैं, और सूक्ष्मदर्शी भी आप कक्षा 11-12 में देख लेंगे, जिनकी सहायता से अति सूक्ष्म दूरियों का मापन किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें आपने देखा लंबाई का मापन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।